Hello students, now I am heading for a very important application of refraction. This application led me to an important concept, total internal reflection. So we will see how refraction turns reflection. But before coming to that, let us understand about the critical angle. Critical angle is denoted by IC. I suffix C. Critical angle is an angle of incidence in denser medium. क्रिटिकल एंगल किसी भी डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं हम कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके बदले रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए यानी लाइट ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन सफर करे. तो हाउ शेल वी डिफाइन क्रिटिकल एंगल? लेट अस सी. क्रिटिकल एंगल इन डेंसर मीडियम इज that angle of incidence for which the angle of refraction in rare medium becomes 90 degree, or we can call it grazing refraction. From here I can conclude if I equal to IC यानी अगर angle of incidence critical angle के बराबर है then angle of refraction R becomes 90 degree. Now we have to see one important relation between IC and mu, यानी रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. I assumed two medium, one is air and other is any other medium. This is denser medium, this is rare medium. For air refractive index mu equal to 1 और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने म्यू मान लिया है. एक लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है. पहली चीज ये ध्यान रखें कि जब लाइट रे डेंसर से जाएगी तभी क्रिटिकल एंगल एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि रेयर मीडियम में ये होता नहीं है. एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा डेंसर मीडियम में ही एग्जिस्ट करता है. तो यहां से एक लाइट रे जो सीधी जाती है, नो रिफ्लेक्शन की कंडीशन I इक्वल टू 0, इसको मैंने दिखाया. एक रे मैंने दी जो किसी एंगल IC पर चली जाती है. IC पर जाएगी तो इसका मतलब इसका जो R होगा वो 90 डिग्री होगा. तो दिस रे शोज द रे गोइंग फॉर ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन. अब अगर इस ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन के लिए मैं स्नेल्स लॉ लिखूं तो मुझे पता है स्नेल्स लॉ इन अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इज कॉल्ड sin I अपॉन sin R इक्वल टू 1 अपॉन म्यू. जिस मीडियम में गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था और जिसमें से गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था, तो 1 अपॉन म्यू यहां पर आएगा. बट हमें पता है I इज नॉट I, इट इज IC. तो I इक्वल टू IC, और जब I इक्वल टू IC होता तो R बिकम्स 90 डिग्री. अगर मैं ये रिजल्ट याद रखूं तो sin IC डिवाइडेड बाय sin 90 बिकम्स 1 अपॉन म्यू. और यहां से मैं कह सकता हूं साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. एक बार फिर अगर यहां नॉन एयर मीडियम होता तो इस म्यू की जगह में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू 1 2 लेता, यानी यहां पर रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालता विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम यानी डेंसर मीडियम के. तो ये मेरे पास यहां पर काम खत्म हुआ, इसको मैंने कर लिया है. अब मुझे नई टॉपिक पर आता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. रिफ्रैक्शन से कैसे मैं रिफ्लेक्शन दिखाऊंगा? लेट अस सी. लेट अस अज्यूम 5 रेज. मैंने 5 रे लिए. रे नंबर 1 2 3 4 एंड 5. रे नंबर 1 2 की मैं बात करूं, यहां पर पहले व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ये सारी की सारी लाइट जो है डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, इसलिए इसको स्पेशल केयर करेंगे. पहली रे मैंने ली है जिसमें I 0 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, ये अलोंग द नॉर्मल गई तो इसका R भी 0 होगा और यहां पर ना कोई रिफ्लेक्शन होगा ना ही रिफ्रैक्शन होगा, यानी नो रिफ्रैक्शन नो रिफ्लेक्शन की कंडीशन है. इस लाइट रे ने सीधे सीधे एक ट्रांसमिशन किया है, कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ. रिफ्लेक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ पाथ ऑफ लाइट, वो भी नहीं हुआ. बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम, वो भी नहीं हुआ. तो ना रिफ्लेक्शन हो ना रिफ्रैक्शन. रे नंबर 2 और रे नंबर 3 दोनों को मैं कंबाइंड स्टडी कर रहा हूं. दोनों की जो I है वो लेस देन IC है. दोनों के जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से कम है. इसका मतलब इनके जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होंगे वो 0 से बड़े लेकिन 90 से छोटे होंगे. इसका मतलब यहां पर रिफ्रैक्शन होगा. ये रे का एंगल छोटा था तो छोटे R पर गई, इसका I थोड़ा बढ़ गया था लेकिन IC से भी थोड़ा था तो ये थोड़े बड़े एंगल पर चली गई. दोनों रे ने रिफ्रैक्शन किया. जब मैं रे नंबर 4 की बात करता हूं, रे नंबर 4 में
मैंने लिया I इक्वल टू आई सी, यानी यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर लिया है, तो उस पर्टिकुलर केस में R बिकम्स 90। यहां पर भी रिफ्रैक्शन होगा, बट इस रिफ्रैक्शन को मैं कहता हूं ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन, यानी ये रे सरफेस को टच करते हुए जाती है, सरफेस के पैरेलल जाती है, यानी दैट वी कॉल ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन। अब मैंने सिचुएशन नंबर 5, यानी यहां पर जो मेरे पास रे नंबर 5 थी उसको स्टडी करना है। यहां पर I इज ग्रेटर देन आई सी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, क्योंकि जब I इक्वल टू आई सी था तब सरफेस के ऊपर से गई थी ये सर्फ करके, इसलिए अब I आई सी से बड़ा है, तो यहां पर I जो है, R जो है, R इज नॉट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नाउ इट हैज बिकम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और R इक्वल टू I हो जाएगा, क्योंकि रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहते हैं जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस था उसी के बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। एंड लाइट रे सफर्स रिफ्लेक्शन, ये लाइट रे सफर करती है रिफ्लेक्शन को, यानी सब कुछ होने के बावजूद भी अगर रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो रे वापस उसी मीडियम में आ जाती है, यानी रे सफर रिफ्लेक्शन इंटरनली, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको हम इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, क्योंकि यहां पर लाइट की इंटेंसिटी का बिल्कुल भी लॉस नहीं होता। मैंने बताया था रिफ्रैक्शन जब होता है या रिफ्लेक्शन होता है तो इंटेंसिटी का लॉस होता है, बट जब यहां पर हम बात करते हैं तो लाइट की इंटेंसिटी का लॉस नहीं होता, 100% लाइट बाउंस बैक इंटरनली। इसका मतलब यहां पर हम कहते हैं कि लाइट का टोटल रिफ्लेक्शन हुआ है, और क्योंकि ये टोटल रिफ्लेक्शन अंदर ही हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। Now we shall define TIR, total internal reflection. TIR is what? हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन इट सफर्स रिफ्लेक्शन इन द सेम मीडियम। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, the reflection of light from the transparent surface when light is traveling from denser to rare medium is called total internal reflection TIR. What are the conditions for TIR to take place? TIR can take place only if, सिर्फ दो ही कंडीशन जब TIR हो सकता है। पहली कंडीशन है लाइट मस्ट बी ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, अगर लाइट डेंसर से रेयर नहीं जा रही है तो TIR नहीं होगा। सेकेंड, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, I शुड बी ग्रेटर देन IC। दोनों कंडीशंस में से अगर एक भी फुलफिल नहीं होती तो फिर TIR नहीं होगा, यानी बोथ द कंडीशन मस्ट कंप्लीट, मस्ट फुलफिल। यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं, TIR में टोटल इंटेंसिटी का रिफ्लेक्शन हो जाता है इंटरनली फ्रॉम द सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का सबसे बढ़िया तरीका है TIR, इसमें 100% इंटेंसिटी गेट बैक होती है। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ TIR का है वो है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। जो डायमंड है उनकी स्पार्कलिंग में क्या होता है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ TIR। ए गुड डायमंड इज वन दैट स्पार्कल इवन इन डार्क फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक बढ़िया डायमंड देर तक टिकता है, डायमंड की जो वैल्यू होती है जस्ट उसकी स्पार्कलिंग की वजह से होती है। एंड डायमंड फ्रॉम माइंस, जैसे माइन से निकाले गए दे आर नॉट सपोज टू स्पार्कल, दे आर नॉट sparkle by themselves, they are made to sparkle by cutting them in a special shape। इस स्पेशल शेप की कटिंग हम ऑन द बेसिस ऑफ TIR करते हैं। हमें पता है क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड इज 24.4, क्योंकि डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। तो जब मैं साइन IC इक्वल टू 1/μ से इसकी कैलकुलेशन करता हूं तो एयर में पड़े हुए डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल है वो 24.4 डिग्री से के इक्वल है, और अगर लाइट इस के किसी भी फेस पर 24.4 डिग्री यानी मैं कहूं अराउंड 25 डिग्री से बड़े एंगल पर पड़ती है, डेंसर से रेयर में जाएगी,
लेकिन क्योंकि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, इसलिए वो TIR सफर करेगी, दूसरे फेस पर जाएगी, फिर ऐसा ही होगा, तीसरे फेस पर जाएगी, फिर ऐसा ही होगा। तो वो लाइट रे इसी डायमंड के अंदर ट्रैप हो जाती है फॉर ए लॉन्ग टाइम, और डायमंड के अंदर वो लाइट चमकती रहती है। दिस इज द स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड विच कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ TIR. Second application of TIR is mirage. Mirage is an optical illusion which is formed in hot deserts or on black coal tar roads in extremely hot summer days. बहुत ज्यादा गर्मी के दिनों में this phenomena gives an illusion of being water at a distance ahead. ऐसा लगता है सड़क पे आगे कहीं पानी भरा हुआ है या डेजर्ट में कहीं आगे पानी भरा हुआ है, तो पानी होने का इल्यूजन देता है। इल्यूजन का मतलब आभास, होता नहीं है, ऐसा हमें धोखा लग जाता है, भ्रम हो जाता है, तो इल्यूजन को हम हिंदी में भ्रम कहते हैं। तो इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। एक TIR की वजह से ही मिराज बनते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ मिराज फॉर्मेशन? हाउ शैल वी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मिराज? मिराज को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? लेट अस सी। देयर इज ए ट्री ऑन द रोड और अलोंग द रोड एंड एक आदमी आ रहा है, तो व्हाट हैपेंस ऑन एक्सट्रीमली हॉट डेज? द लाइट when falls on the surface becomes very hot and it heats up the air near it. We know hot air becomes light and rises up. This way the density of air is higher upside and lower that's downside. So I am just showing the layers of air. These are the air layers. ऊपर से नीचे की तरफ इनके बीच का मैंने गैप घटा दिया है, तो ऊपर की तरफ इनकी डेंसिटी बढ़ती जाती है और नीचे से इनकी डेंसिटी कम होती जाती है, नहीं कुछ इस तरह से। अब ये जो एक पेड़ है, इसकी चोटी से एक लाइट रे चलता है। ये लाइट रे जब यहां आएगा, इससे पहले मैं इसको ऊपर से दिखाता हूं, यहां से बहुत सारी कॉन्टिन्यूअस लेयर्स है, तो जब ये आएगा तो धीरे धीरे नॉर्मल से दूर हटने लगेगा और हटते 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 एक पर्टिकुलर कंडीशन पे जाके, पर्टिकुलर लेयर पे जाके इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा एंड दिस सफर्स TIR, और ये वापस से ऐसे मुड़ के चला जाएगा और ऑब्जर्वर की आई में पड़ेगा। बट हमें पता है, ऑब्जर्वर या किसी भी आदमी को पता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो उस ऑब्जर्वर को लगता है कि ये जो लाइट है ये स्ट्रेट लाइन से आई, स्ट्रेट लाइन से आती है, यानी दिस ट्री मस्ट बी डाउन साइड। ये ट्री को यहां नीचे होना चाहिए, इनसाइड द रोड, बिलो द रोड। तो दिस वे वी कैन से कि हमें जो दिख रहा है वो बिलो द रोड है, यानी वो रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन तभी होगा या तो रोड पे हमने मिरर बिछाया और मिरर पॉसिबल नहीं है तो रिफ्लेक्शन हमें वाटर में दिखता, तो ऐसा फील होता है जैसे वहां पर कहीं वाटर का एक्यूमुलेशन हो, वाटर गैदरिंग हो रखी हो, वाटर जमा हो। तो दिस वे we can explain the mirage. One more application of total internal reflection TIR is poroprism or totally reflecting prisms. These are isosceles right angled prism having angle 45, 90 and 45 degree. ये हमारे पास स्पेशल प्रिज्म होते हैं। और पोरोप्रिज्म हम इनको कहते हैं, पोरोप्रिज्म का यूज कहां होता है, क्यों ये सिग्निफिकेंट हो जाते हैं? सबसे पहले इसका यूज है टू डेविएट लाइट बाय 90 डिग्री। सबसे पहले ग्लास के बने होते हैं प्रिज्म, और किसी भी ग्लास का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 से लेके 1.65 के बीच में हो सकता है। अगर मैं इनके क्रिटिकल एंगल की कैलकुलेशन करूं तो किसी भी ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री से बड़ा नहीं और 37 डिग्री से छोटा नहीं हो सकता। तो 37 से लेके 42 डिग्री तक के एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास हो सकते हैं। जब मैं यहां पर देखता हूं पहली कंडीशन में, तो प्रिज्म को कुछ ऐसे रखते हैं कि जो लाइट पड़ रही है वो इसके एक फेस पर 90 डिग्री पर पड़े, यानी परपेंडिकुलर पड़े। सिंस दिस लाइट रे गोज स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन, बट जब ये इस फेस AC पर आती है तो ये यहां पर डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश करती है, बट इसका जो एंगल यहां पर बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज 45 डिग्री, यानी विच इज ग्रेटर देन 42 डिग्री। तो लाइट यहां पर TIR सफर करती है और जितने एंगल पर आई 45 पर उतने ही पर चली जाती है, यानी 90 डिग्री।
सेम दूसरी रे के साथ भी होता है। रे वन जो है ऊपर से जो आई वो किसी ऑब्जेक्ट के हेड पी से आई, और जो नीचे वाली रे आई ये इसके बॉटम से आई। तो मैं कह सकता हूं कि इसका इमेज पी डैश क्यू डैश बनता है जो परपेंडिकुलर होता है अपनी पेरेंट इमेज के, पेरेंट ऑब्जेक्ट के। तो पी क्यू के परपेंडिकुलर इमेज बनता है पी डैश क्यू डैश। इसलिए हम कह सकते हैं इसने लाइट को 90 डिग्री डेविएट कर दिया। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट यूज है टू इन्वर्ट एन इमेज विदाउट डेविएटिंग द रेज, और ऐसे यूज को हम इसको इरेक्टिंग प्रिज्म कहते हैं, जहां एक इन्वर्ट ऑब्जेक्ट को ये सीधे इरेक्ट कर देते हैं, इरेक्ट ऑब्जेक्ट को इन्वर्ट इमेज बना देता है। इस पर्टिकुलर केस में हम इस प्रिज्म को ऐसे रखते हैं कि लोंगर साइड इज यूज्ड एज अ बेस, जो इसकी सबसे बड़ी यानी हाइपोटेन्यूज है दैट वी टेक एज बेस। ये ऑब्जेक्ट पी क्यू से दो रे मैंने लिए क्योंकि यहां पर लाइट रे स्लेंट एंगल पे आई है और ये रेयर से डेंसर में गई है, तो ये बेंड होके जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब ये फेस एसी पर जाके पड़ती है तो डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश करती है, बट हियर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन 42 डिग्री एंड रे इज रिफ्लेक्टेड इंटरनली। ये रे इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है जब इस फेस पर आती है, तो यहां पर जो इसका एंगल विद नॉर्मल है वो लेस देन क्रिटिकल एंगल है, यानी ये रिफ्लेक्ट होती है और नॉर्मल से दूर रखते हुए ये चली जाती है। पी की रे जो पी से रे निकली है वो यहाँ पी डैश की फॉर्म में पहुंचती है, और जो रे क्यू से गई वो अपर साइड क्यू डैश, यानी हम देखें तो ऑब्जेक्ट पी क्यू को इसने पी डैश क्यू डैश इमेज बना दिया, यानी इन्वर्ट इमेज बना दिया। रेज की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, जो रे जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसी डायरेक्शन में जाती रही, बट इमेज को इन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ totally reflecting prism or poroprism. Now the third application, to invert an image with deviation of rays by 180 degree. यहां पर भी इमेज को इन्वर्ट करके बनाएगा और रेज को भी 180 डिग्री घुमा देगा। पेरिस्कोपिक यूज है इसको, ये वाला हमारा पेरिस्कोपिक यूज है। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है पी क्यू जिसके हेड से एक रे गई। प्रिज्म को कुछ ऐसे रखते हैं कि जो रेज है वो इसके जो पहली बार इंसिडेंस हो रहा है वो इसके लॉन्गेस्ट साइड यानी हाइपोटेन्यूज पर नॉर्मल इंसिडेंस हो। तो रेज जब नॉर्मल या हाइपोटेन्यूज पे पड़ेंगी तो ये बिल्कुल विदाउट डेविएशन सीधी चली जाएंगी। जब ये साइड ए बी पर पड़ती है तो साइड ए बी पर ये यहां पर क्या करते हैं, ये डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश करती है, और यहां पर जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री होगा, यानी ग्रेटर देन 42 डिग्री, यानी रेज 90 डिग्री आएगी। जब ये यहां इस पॉइंट पर आती है तो एक बार फिर ये डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश करती है, अगेन एंगल इज 45 डिग्री, सो इट विल बी 90 डिग्री डेविएटेड। और इस तरह से रे पी से जो निकली थी वो यहां एज ए पी डैश आती है। सिमिलर ट्रीटमेंट विल बी डन टू द रे पासिंग फ्रॉम क्यू, क्योंकि क्यू वाली रे ऊपर आती है क्यू डैश की फॉर्म में, तो हम कह सकते हैं पी क्यू का इन्वर्टेड इमेज बनता है पी डैश क्यू डैश, और रेज ने अपना रास्ता 180 डिग्री बदल लिया। तो दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ TIR, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। Optical fiber is an extremely thin fiber, or you can say hair-like strand made of glass. The thickness of optical fiber is of the order of micron, यानी 10 की पावर -6 के मीटर के ऑर्डर की होती है, यानी बाल की मोटाई के बराबर होती है। ऑप्टिकल फाइबर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट से मिलकर बना होता है। पहले पार्ट को हम कहते हैं कोर, दूसरा होता है क्लैडिंग, और तीसरा होता है कवरिंग जैकेट या सिंपली जैकेट। सबसे पहले बात करते हैं कोर की। कोर इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। इट इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली फाइन ग्लास, हाई क्वालिटी ग्लास, बढ़िया ग्लास का होता है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, कंपेरेटिवली ज्यादा होता है देन इट्स क्लैडिंग। तो ये फाइन क्वालिटी का ग्लास होता है, हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का ग्लास होता है, और जो सिग्नल है ऑप्टिकल सिग्नल है दैट ट्रेवल्स थ्रू द कोर ओनली, यानी जो भी सिग्नल का TIR होगा वो कोर के अंदर ही होगा। कोर को कवर करता है क्लैडिंग। क्लैडिंग एक कंपैरेटिवली लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का ग्लास होता है जिसको हम लो क्वालिटी ग्लास कहते हैं। क्लैडिंग का मकसद होता है टू प्रोवाइड द एनवायरमेंट फॉर TIR, लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाए और इसका जो क्रिटिकल एंगल थोड़ा इंप्रूव करता है।
दैट्स वाई हम क्लैडिंग यूज करते हैं। इसको कवर करता है बफरिंग जैकेट। बफरिंग जैकेट एक हार्ड प्लास्टिक जैकेट है, बफर कोटिंग भी हम इसको कहते हैं, कवरिंग जैकेट भी हम इसको कहते हैं। हार्ड प्लास्टिक है जो इसको एनवायरमेंट प्रूफ बनाता है, इसको एक्सटर्नल डैमेज से, क्लाइमेटिक हार्शनेस से बचाता है। तो इसका एक बार इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, होता क्या है। सबसे अंदर होता है हमारा जो ब्लैक कलर से मैंने दिखाया, दैट इज एक्सट्रीमली फाइन ग्लास दैट वी कॉल कोर। कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.52 से लेके 1.55 तक का ग्लास हम लेते हैं। रेड कलर से मैंने दिखाई है क्लैडिंग, जो कंपैरेटिवली लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का ग्लास होता है। कोर और क्लैडिंग का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा डिफर नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा कम होता है। तो क्लैडिंग एक इम्प्योर ग्लास है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कोर के मुकाबले थोड़ा सा कम रखा जाता है, और अप्रोक्सीमेटली क्लैडिंग का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है हम 1.51 यहां पर लेते हैं। अगर मैंने कोर का 1.55 लिया, अगर मैंने कोर 1.52 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के लिए, तो क्लैडिंग को मैं अप्रोक्सीमेटली 1.48 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के ग्लास के साथ यूज करूंगा। कवरिंग जैकेट या हार्ड जैकेट, इसके बाहर जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया, ये हार्ड प्लास्टिक का बना होता है और इसको एनवायरमेंट प्रूफ बनाता है। तो दिस वाज ऑप्टिकल फाइबर एंड इट्स कंस्ट्रक्शन। तो हाउ लाइट प्रोपेगेट्स थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। लाइट ऑप्टिकल फाइबर से कैसे प्रोपेगेट करती है। हमने अज्यूम किया एक ऑप्टिकल फाइबर में हमने जो सिग्नल फीड करवाया कोर को, वो किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पर फीड करवाते हैं। जैसे ही ये रे यहां पर कोर से क्लैडिंग में जाने की कोशिश करती है, यानी डेंसर से रेयर मीडियम में जाने की कोशिश करती है, तो इसका एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, इसलिए यहां पर TIR हो जाता है और ये लाइट अंदर आती है। जब इस फेस पर आएगी एक बार फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, यानी ये लगातार TIR सफर करती है इनसाइड द ग्लास फाइबर, और यू कैन से इनसाइड द कोर के अंदर, और सिग्नल ट्रांसमिट्स आउट। ये सिग्नल ट्रांसमिट होके आता है। अब व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर इज एडवांटेजियस बिकॉज in its signal transmits at very fast speed. The speed of signal is given by V equal to C upon mu2 1. 2 is the core and 1 is the cladding, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर विद रिस्पेक्ट टू क्लैडिंग। दूसरी चीज, क्योंकि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, टोटल एंड इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल रिमेन इंटैक्ट, यानी सिग्नल की इंटेंसिटी लॉस नहीं होती, उसकी पावर लॉस नहीं होती। तो सिग्नल बहुत फास्ट और विदाउट लॉस ट्रांसमिट करता है एट द लार्जर डिस्टेंस। बहुत पतला होता है ऑप्टिकल फाइबर, यानी 1 mm में करीब 1 mm के फाइबर की अगर मैं बात करूं तो इसमें करीब मिलियंस ऑफ द फाइबर होते हैं, मिलियंस ऑफ फाइबर, और एक फाइबर में स्पीड ऑफ लाइट अप्रोक्सीमेटली 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की होती है। यानी एक छोटा सा फाइबर साइमल्टेनियसली करीब 2000 कम्युनिकेशंस को, 2000 कन्वर्सेशंस को हेल्ड कर सकता है। तो इट हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द टेलीकम्युनिकेशन वर्ल्ड। यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, हाउ ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड और वेयर ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड। ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन एज आई मेंशन्ड अर्लियर, इन एंडोस्कोपी और इन कोलोनोस्कोपी। हमारी बॉडी की इंटरनल इमेजिंग करने के लिए एंडोस्कोपी हम करते हैं, एंडोस्कोपी में ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है। इन मेकिंग लाइट पाइप्स इज ए बंच ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, और ये हम एंडोस्कोपी जब हम करते हैं या कोलोनोस्कोपी करते हैं तो उसमें लाइट पाइप ही यूज होता है। इसके अलावा इन मेकिंग टॉयज, आपने बच्चों के कुछ खिलौने देखे होंगे जिनमें लाइट होती है, एक आपने लाइट ट्री देखा होगा, वो ऑप्टिकल फाइबर से बना होता है। इन मेकिंग फोटोमेट्रिक सेंसर जो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो को मेजर करते हैं, ब्लड फ्लो में जो कोई प्रॉब्लम है या ब्लॉकेज है उसको डिटेक्ट करते हैं, तो फोटोमेट्रिक सेंसर्स हम यूज करते हैं। एंड टू मेक रिफ्लेक्टोमीटर्स, किसी भी ग्लास का, किसी भी लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मेजर करने के लिए स्पेशल डिवाइस बनाते हैं, दैट वी कॉल रिफ्लेक्टोमीटर्स। इनमें भी ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट total internal reflection and its applications. I hope you enjoyed the topic. Thank you and thank you for watching.